Hello and welcome to the third class of inventory. Before we start this class, we should revise what we have studied till now. So what we have studied till now, in class 1 we have studied what is the meaning of inventory. Inventory meaning क्या होती है, उसके एग्जांपल्स भी देखी थी, कैसे फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड रॉ मटेरियल्स आपके डिफाइन होते हैं इन्वेंटरी की डेफिनेशन में, और कौन सा मेजर पार्ट आपके इन्वेंटरी में पार्ट नहीं बनेगा. सो दोस मशीनरी विच शुड बी यूज एज अ पार्ट ऑफ फिक्स एसेट और इरेगुलर यूज जिनका होता है. देन we have studied the types of inventory. मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी. देन हमने क्लास 2 में पढ़ा था व्हाई डू वी नीड इन्वेंटरी वैल्यूएशन. तो क्लास 1 में क्या पढ़ा, क्लास 1 में पढ़ा इन्वेंटरी की मीनिंग क्या होती है, फिर क्लास 2 में पढ़ना स्टार्ट किया व्हाई डू वी नीड इन्वेंटरी वैल्यूएशन. जहां पे सबसे पहले हमने देखा था फॉर डिटरमिनेशन ऑफ इनकम, जहां पे हमने डिस्कस किया था कैसे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आपके ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट करते हैं, और वही ग्रॉस प्रॉफिट अल्टीमेटली आपके नेट प्रॉफिट को अफेक्ट करता है. फिर हमने पढ़ा था असेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बिकॉज इन्वेंटरी इज योर एसेट. एसेट है तो कहाँ शो होती है, बैलेंस शीट में. सो अगर इन्वेंटरी का वैल्यूएशन सही नहीं होगा तो बैलेंस शीट भी सही शो नहीं करेगी. इसलिए फाइनेंशियल पोजीशन असरटेन करने के लिए इन्वेंटरी वैल्यूएशन का होना बहुत जरूरी हो जाता है. देन हमने पढ़ा था लिक्विडिटी एनालिसिस, जहां पे हमने देखा था कि कैसे करंट रेशियो से क्विक रेशियो आने में अगर इन्वेंटरी मेजर पार्ट प्ले करती है, मेजर कंपोनेंट रखती है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो आपका क्विक रेशियो एडवर्स भी हो सकता है, जहां तक आपका करंट रेशियो फेवरेबल था. फिर हमने पढ़ा था लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, जहां पे हमने देखा था कि कैसे इनकम टैक्स एंड कंपनी एक्ट में अलग अलग आपको इन्वेंटरी वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट मेंशन की है, जहां पे इनकम टैक्स में ये रोल दिया है सीएमएस को, और इनकम कंपनी एक्ट में ये रोल दिया है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को. ठीक है, तो हमने क्लास 2 में ये पढ़ा था कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन क्यों जरूरी हो जाता है. तो आपको अभी तक ये तो पता है कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन जरूरी क्यों है. अब हमें देखना है कि एसएससीए की इन्वेंटरी वैल्यूएशन हम करेंगे कैसे. ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे व्हाई डू वी नीड इन्वेंटरी वैल्यूएशन के बाद इन्वेंटरी वैल्यूएशन, उसके मेथड और उसके प्रोसीजर. ये आज से आपके प्रैक्टिकल पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा. तो अभी तक जो क्लासेस आपको बोरिंग लगी होंगी, अब से यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा. मेक श्योर रखिएगा कैलकुलेटर आपके डेस्क पे हो, आप एक नोटबुक, एक पेन और आपकी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल लेके बैठे, इसके अलावा कुछ भी नहीं. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इन्वेंटरी वैल्यूएशन. ओके, सबसे पहले इन्वेंटरी वैल्यूएशन. तो इन्वेंटरी वैल्यूएशन द रूल इज इन्वेंटरी शुड बी वैल्यूड एट अ लोअर ऑफ, इन्वेंटरी शुड बी वैल्यूड एट अ लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी. शुड बी वैल्यूड एट अ लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी. ये जो साइन है किस चीज का है, लोअर का. ठीक है, सपोज मेरे पास एक इन्वेंट्री है, मेरे पास एक इन्वेंट्री है. ठीक, क्लास 1 में मैं कौन से रेगुलर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एंगेज था, जहां पे मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग की. ठीक है, तो अभी भी मैं मानता हूं मेरे पास इन्वेंट्री है किसकी, टी शर्ट की. ओके, जिसकी कॉस्ट है और जिसकी एनआरबी आपको गिवन है. ठीक, सपोज आपके पास कॉस्ट है 500 और उसी टी शर्ट की एनआरबी है ₹400. सो व्हाट इज द इन्वेंटरी वैल्यूएशन, व्हाट विल बी द इन्वेंटरी वैल्यूएशन. ठीक, मैंने आपसे पूछा कि अगर मेरे पास टी शर्ट है जो मेरी इन्वेंटरी है, जो मेरी इन्वेंटरी है. ठीक, वो टी शर्ट जो मेरी इन्वेंटरी है उसकी कॉस्ट है 500 और उसके एनआरबी है 400. तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द इन्वेंटरी वैल्यूएशन. क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ आपको बताया कि इन्वेंटरी शुड बी वैल्यूड एट अ लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी. तो अगर कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, उनमें से जो कम होगा उस पर मैं अपनी इन्वेंटरी को वैल्यू करूंगा, ये रूल है. ठीक, तो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि मेरी कॉस्ट है 500 और उसकी एनआरबी है 400. सो मैं किस पे वैल्यू करूंगा अपनी टी शर्ट को, एनआरबी में, बिकॉज दिस इज लोअर, दिस इज lower. So my valuation of inventory is 400. अगर कॉस्ट 500 भी है और एनआरबी 400 है, तो स्टिल मैं अपनी टी शर्ट को मैं वैल्यू करूंगा एट 400 इन माय बुक्स. सेकंड केस देखते हैं. टी शर्ट के साथ मैंने शर्ट्स को बेचना भी स्टार्ट किया. ठीक, और ये भी मेरी क्या है, इन्वेंट्री, क्योंकि ये मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है. ठीक, नाउ इन दिस केस द कॉस्ट ऑफ shirt and the NRV of shirt is cost suppose rupees 300 and NRV suppose rupees 350. Now again I ask you what will be the inventory valuation. So you will tell sir whichever is lower, cost or NRV. So in this case cost is lower than my NRV, so the valuation of my shirt will be of rupees 300.
100 because this is lower. So what is the valuation of inventory? Inventory should be valued at a lower of cost or NRV whichever is lower. तो चाहे cost हो चाहे NRV हो, आपको जो कम दिखेगा उस पे आप अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे। ठीक, अब इसका लॉजिक पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो हमने बेसिक क्या पढ़ा कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट अ लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट? दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव अकाउंटिंग। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव अकाउंटिंग। ध्यान रखना, क्यों ध्यान रखना? क्योंकि एग्जाम में बार बार ट्रू एंड फॉल्स में ये कॉन्सेप्ट चेक हो चुका है। ठीक है, पेंसिल लो और इस पे एक ऐसी उंगली बना लो। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, हर पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में 12 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स आते हैं विद रीजन। ठीक, आपको एक स्टेटमेंट लिख के आएगा, इन्वेंटरी वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव अकाउंटिंग, ट्रू और फॉल्स। तो आपको क्या करना है? ट्रू, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव अकाउंटिंग। हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंटिव मेजरमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सो दैट विल बी फॉल्स। तो आपको ये याद रखना है कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो कंजर्वेटिव अकाउंटिंग, यहाँ पे प्रूडेंस का रोल आता है, वहां पे ये बेस्ड है। बार बार एग्जाम में टेस्ट हो चुका है और ये फेवरेट क्वेश्चन है आईसीआई का, तो ये हो सकता है आपके आने वाले अटेम्प्ट में भी आपको देखने मिल जाए। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन शुड बी एट अ लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अब आप बोलेंगे सर, ना तो मुझे कॉस्ट का मतलब पता है, ना तो मुझे एनआरवी का मतलब पता है। ठीक, मुझे नहीं पता है कॉस्ट क्या होती है, मुझे नहीं पता है एनआरवी क्या होती है। तो अब क्या पढ़ेंगे हम कि व्हाट इज द कॉस्ट एंड व्हाट इज एनआरवी। ठीक है, सबसे पहले कॉस्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एनआरवी पढ़ेंगे, उसके बाद इस पूरे कॉन्सेप्ट को कवर अप करेंगे। ठीक है, सो पहले हमें पढ़ना है कॉस्ट, कॉस्ट में क्या इंक्लूड होगा क्या एक्सक्लूड होगा, फिर हम पढ़ेंगे एनआरवी, उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे और इस क्लास को माइंड अप करेंगे। ओके, चलो आ जाओ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। ठीक है, रीड करेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल के साथ इसको आगे रिवाइज करेंगे। चलो, सो बेसिस ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन की हेडिंग में सबसे पहले है कॉस्ट। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी शुड इंक्लूड मतलब कौन कौन सी चीजें उसमें इंक्लूड होंगी? फर्स्ट, ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, सेकेंड कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन, ओके, देन थर्ड other cost incurred in bringing the inventory to their present location and condition. ठीक है, so what will be included in the cost? First, all cost of purchase, then second cost of conversion, and third cost to bring the inventory in your present location and condition. ठीक है, अब समझते हैं एग्जांपल से। चलो आ जाओ, सपोज मैं कौन हूं? टी शर्ट सेलर। ठीक है, मैं कौन हूं? टी शर्ट सेलर। मेरा प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी शर्ट कहां पर है? मेरा प्लांट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टी शर्ट कहां पे? सपोज दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में। अब समझना, मुझे क्या चाहिए है अपने टी शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए? सबसे पहले मुझे चाहिए है रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल क्या है? मेरे डेफिनेशन ऑफ इन्वेंटरी का पार्ट है, हाँ है। सो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए है? रॉ मटेरियल, जो मुझे कहां से मिलता है? मुझे मिलता है पंजाब से। ठीक है, मुझे कहां से मिलता है? मुझे मिलता है पंजाब से। ठीक है, देन उस रॉ मटेरियल के आने के बाद मैं क्या करूंगा? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करूंगा इन माय WIP और फिनिश्ड गुड्स, है ना। अगर मेरी टी शर्ट मैंने कन्वर्ट करना चालू की है, मैंने अपने कपड़े को, तो क्या अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो क्या बनेगी? फिनिश्ड गुड्स। अगर कंप्लीट नहीं हो पाती है, कुछ काम रह जाता है, तो क्या बनेगी? WIP। यही प्रोसेस है। ठीक, देन थर्ड, अदर कॉस्ट। ठीक, ये क्या है? मेरी खर्चे होंगे इस चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब समझना, पॉइंट नंबर 1, मुझे रॉ मटेरियल परचेज करना है। मुझे रॉ मटेरियल परचेज करना है कहां से? पंजाब से। सो द परचेज वैल्यू ऑफ so the purchase value of raw material will become my part of cost. Yes,
है ना, जिस वैल्यू पे मैं परचेज कर रहा हूँ क्या वो मेरा कॉस्ट का पार्ट है? बिल्कुल। अगर मैंने रुपीज 1 लाख में फैब्रिक परचेज किया, कपड़े परचेज किए, कहाँ से? पंजाब से। एक कपड़े का लेंथ परचेज किया जिसको मैं मैन्युफैक्चर करूंगा टी शर्ट में, तो क्या वो मेरा कॉस्ट है? बिल्कुल कॉस्ट। ठीक। सेकेंड, उस टी शर्ट को मैं, उस कपड़े को मैं कन्वर्ट करूंगा टी शर्ट में, है ना, तो उस फैब्रिक को कन्वर्ट करूंगा मैं टी शर्ट में। उस कन्वर्शन के लिए मुझे जितना भी अमाउंट लगेगा, सपोज रुपीज 2 lakhs, क्योंकि मैं अपनी फैक्ट्री में लाऊंगा, फिर फैक्ट्री में कपड़ा कटेगा, फिर कलरिंग होगी, फिर फोल्डिंग होगी, देन स्टिचिंग होगी, उसके बाद ये पूरी प्रोसेस होगी। तो क्या वो जो कन्वर्शन कॉस्ट है रुपीज 2 लाख, विल दैट बिकम द पार्ट ऑफ माई कॉस्ट? यस, क्योंकि वो मेरी लागत है। क्योंकि मैं कपड़ा ला के सीधे कपड़ा तो नहीं बेच सकता, मुझे तो टी शर्ट बनाकर बेचना है, तो वो टी शर्ट को बनाना भी मेरी क्या है? कॉस्ट। देन कम्स टू द पार्ट 3, कपड़ा कहाँ से खरीदा सर? कपड़ा कहाँ से खरीदा? पंजाब से। ठीक है, पंजाब से मुझे कहाँ लाना है? दिल्ली। ठीक है, तो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, जितना भी फ्रेट लगेगा, कौन सा फ्रेट लगता है जब हम परचेज करते हैं? फ्रेट इनवर्स। कौन सा फ्रेट लगता है जब हम परचेज करते हैं? फ्रेट इनवर्स। ठीक। जितना भी कैरिज इनवर्स लगेगा, विल दैट बिकम द पार्ट ऑफ माय कॉस्ट? यस। क्यों? क्योंकि इसके बिना मैं मैन्युफैक्चरिंग में अपनी इन्वेंट्री को अपनी प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन पे ला सकता हूँ क्या? नहीं ला सकते, इसलिए ये सब क्या बनेगा? मेरा पार्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है। सो अगर मैं एक दिल्ली में मैन्युफैक्चरर हूँ टी शर्ट का और मैंने अपने फैब्रिक परचेज किए पंजाब से, तो क्या क्या मेरा कॉस्ट बनेगा? सबसे पहले वो फैब्रिक की कॉस्ट, परचेज प्राइस, फिर उसके बाद उस फैब्रिक को कन्वर्ट करने के लिए अपनी टी शर्ट में जितनी भी कॉस्ट लगेगी वो क्या बनेगा? मेरा पार्ट ऑफ कॉस्ट। फिर उसके बाद जो भी मुझे परचेज करूंगा पंजाब से, उसे लाऊंगा दिल्ली में, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो कैरियर इनवर्ट्स है, जो फ्रेट इनवर्ट्स है, वो सारा भी क्या बनेगा? मेरा पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है। सो अभी हमने क्या देखा? अगर मीनिंग पे आते हैं, सो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड इंक्लूड, ब्रैकेट में, कंप्राइज पार्ट 1 ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज। तो मैं पंजाब से जितना भी कपड़ा परचेज करूंगा, अपने दिल्ली में जितने भी धागे, जितने भी बटन, जितने भी अदर मटेरियल परचेज करूंगा फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, फॉर द कन्वर्शन, वो क्या बनेगा? मेरा पार्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक, तो ऑल कॉस्ट ऑफ परचेसेस। देन सेकंड, कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन, जब मैं उस फैब्रिक को कन्वर्ट करूंगा मेरी टी शर्ट में, तो जितनी भी कॉस्ट इंक्लूड होगी वो सारा क्या होगा? मेरा पार्ट ऑफ कॉस्ट। फिर उसके बाद अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। यहाँ पे दो फैक्टर है, एक है आपका लोकेशन, एक है कंडीशन। तो अगर मैंने पंजाब से परचेज किया फैब्रिक, उसे मुझे लेकर आना है दिल्ली, तो जितना भी मेरी कॉस्ट इनकर होगी टू ब्रिंगिंग द गुड्स टू देयर प्रेजेंट लोकेशन, वो तो मेरा पार्ट ऑफ कॉस्ट बनेगा ही बनेगा। एंड ऑल्सो द कंडीशन, सपोज मैंने फैब्रिक परचेज किया है इन द कलर व्हाइट, मैंने सफेद कपड़ा परचेज किया है, अब मुझे टी शर्ट मैन्युफैक्चर करनी है अलग अलग कलर की, तो मैं क्या करूंगा? उन्हें अलग अलग तरह से कलर करूंगा, उसके बाद उनमें अलग अलग तरह से पैटर्न डिजाइन करूंगा। तो वो प्रेजेंट लोकेशन तो ठीक है जहां पे मैं पंजाब से दिल्ली ले आया, ऑल्सो द प्रेजेंट कंडीशन, मतलब किस कंडीशन में मुझे वो कपड़े चाहिए हैं, उसको करने के लिए भी जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड होगी वो भी क्या बनेगा? मेरा पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, अगर मेन हेडिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, ऑल कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ये सारी चीजें क्या बनेंगी? आपकी पार्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या इंक्लूड होगा? कॉस्ट ऑफ परचेज, परचेज प्राइस, है ना। अगर मैं बोलूं कॉस्ट ऑफ परचेज क्या है, तो आप बोलेंगे परचेज प्राइस। देन कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन। ठीक है। थर्ड, अदर कॉस्ट टू ब्रिंग गुड्स इनटू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ठीक है, लोकेशन एंड कंडीशन दोनों फैक्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपके कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के मेजर कंपोनेंट विच विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, चलिए अब जैसे ऐसे एग्जांपल पढ़ेंगे ये चीजें और आसान रहेंगी। अभी तो हमने देखा वेयर वी आर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जहाँ पे मैं टी शर्ट मैन्युफैक्चर करता हूँ। ठीक,
लेकिन सपोज मैं टी शर्ट मैन्युफैक्चर ही नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ टी शर्ट खरीदता हूँ और आके बेच देता हूँ, मैं सिर्फ टी शर्ट खरीदता हूँ और आकर बेच देता हूँ, ठीक। तो जो टी शर्ट मैं खरीद रहा हूँ, सपोज मैं दिल्ली में ऑपरेट नहीं करता हूँ, मैं रायपुर से ऑपरेट करता हूँ, तो रायपुर इज स्मॉलर देन दिल्ली, ठीक। तो रायपुर में मेरे पास फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे मैं टी शर्ट मैन्युफैक्चर कर सकूँ, रायपुर में मेरे पास फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे मैं टी शर्ट मैन्युफैक्चर कर सकूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा और टी शर्ट मैन्युफैक्चर जो हो चुकी है उनको परचेज करूंगा, ठीक है। तो सपोज मैंने दिल्ली गया और मैंने 1 लाख रुपए की टी शर्ट परचेज करी, सो परचेज तो किया मैंने, सो द कॉस्ट ऑफ परचेज विल बिकम द माय पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। तो एक एलिमेंट आपका एड अप हो गया। देन कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन, अब जो मैंने टी शर्ट बनी बनाई जो मैन्युफैक्चर्ड हो चुकी है, बस रेडी टू सेल है, उसे परचेज करके लाया दिल्ली से और यहाँ आके बेच दूंगा, तो क्या कहीं कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन आएगी क्या, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि मुझे कन्वर्ट नहीं करना है, कन्वर्ट हो चुकी है, मैंने तो ट्रेडिंग में हूँ, मैंने सिर्फ बनी बनाई टी शर्ट परचेज किया और अब मैं उसे सेल कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन नहीं आएगा। तो जरूरी नहीं कि तीनों चीजें हों, हो सकता है एक पार्ट हो सकता है, दो पार्ट हो सकता है, तीनों पार्ट, जो जो होगा हम उन्हें ऐड करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ऐड करते हुए हम चलेंगे, ठीक। देन अदर कॉस्ट टू ब्रिंग गुड्स इनटू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ठीक। अब समझो, मैंने टी शर्ट तो मैन्युफैक्चर करी, सॉरी मैंने टी शर्ट तो परचेज करी जो मैन्युफैक्चर हो चुकी है दिल्ली में, और उससे कहाँ लेकर आया हूँ, रायपुर। तो दिल्ली से रायपुर लाने का जो भी खर्चा होगा फॉर दैट टी शर्ट, जो जितना भी खर्चा होगा उस इन्वेंट्री को लाने का, वो क्या बनेगा, मेरा पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। सो टू ब्रिंग द inventory into their present location will become the part of my cost of inventory and condition। अब condition मतलब कि हो सकता है टी शर्ट एक गलत फॉर्म में आती है, मतलब एक अच्छे फॉर्म में नहीं आती है, पन्नी में पैक होके आ गई है, ठीक है, अभी रफ फॉर्म में, फिर आप उसको अच्छे बॉक्स में रखेंगे, पैकेजिंग में रखेंगे, सो वो जो पैकेजिंग का खर्चा है इन प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन, वो भी क्या हो जाएगा आपका पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। सो इन्वेंट्री की जो पार्ट ऑफ कॉस्ट होता है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ होगा और ट्रेडिंग के लिए कुछ होगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन भी पार्ट बनता है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। चलो, सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या इंक्लूड होगा, अभी हमने ये देखा। अब हमें देखना है क्या इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, समझो। नाउ कम्स टू द पार्ट जहां पे एक्सक्लूजन की बात होगी, कौन कौन सी चीजें हमें इंक्लूड नहीं करनी है। आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है। चलो, सबसे पहले what is the point number 1 to be excluded from the cost of inventory, हम क्या पढ़ रहे हैं, exclusion from the cost of inventory। point 1, abnormal amount of wasted material, labor or other production overhead। क्या क्या, abnormal amount of wasted material, labor and overhead। क्या बोल रहे हैं सर, समझिए। सपोज मुझे एक टी शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए 10 मीटर ऑफ फैब्रिक लगता है, ठीक। मुझे एक टी शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए 10 मीटर ऑफ फैब्रिक लगता है। अगर मुझे 100 टी शर्ट मैन्युफैक्चर करनी है, सो कितने फैब्रिक ऑफ मीटर कितने मीटर ऑफ फैब्रिक लगेगा, सो मुझे लगेगा 1000 मीटर ऑफ फैब्रिक, ठीक है, ठीक है। ये क्या है आपका रिक्वायरमेंट। बट एक्चुअली आपको लगा 1500 मीटर्स ऑफ फैब्रिक, ठीक है। आपको 100 टी शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए इन रियलिटी आपको लगा 1500 मीटर्स ऑफ फैब्रिक। सो कितना एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज किया हमने, 1000 माइनस 1500, दैट कम्स टू द नेगेटिव ऑफ 500 मीटर्स ऑफ फैब्रिक। 500 ऑफ मीटर्स ऑफ फैब्रिक आपने एक्स्ट्रा यूज किया है, ठीक है, जिसका आपको क्या हुआ है, एक्सेस यूज। फिर आपने इंक्वायरी किया कि वाई ये एक्सेस फैब्रिक यूज हुआ, तो आपको आपके प्रोडक्शन मैनेजर ने बताया कि सर ये कपड़ा खराब हो गया है, ये कपड़ा खराब हो गया है, ये क्या हो गया है, वेस्टेज हो गया है, मशीन फंस गई थी, कपड़ा खराब हो गया, कपड़ा जल गया, ये क्या है, एबनॉर्मल वेस्टेज। सो जितना भी एबनॉर्मल वेस्टेज होगा वो क्या होगा, आपका पार्ट ऑफ इन्वेंट्री का, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा। नॉर्मल वेस्टेज तो बनेगा, जैसे सर मैंने आपसे बोला कि ये कपड़ा है, ठीक है, कपड़ा है स्क्वायर शेप में, मैं यहाँ से टी शर्ट मैन्युफैक्चर करता हूँ और उसके बाद ये मान लीजिए मेरी टी शर्ट है, ठीक है। सो ये टी शर्ट में जो जितना पार्ट मेरे टी शर्ट का है, जैसे मैं इसको कलर करता हूँ अगर रेड, ठीक है, ये मेरा है टी शर्ट, ये क्या होगा, कट होके अलग निकल जाएगा, मेरा पार्ट ऑफ इन्वेंट्री बनेगा। लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है, जो मेरा रिमेनिंग पार्ट है, ये ब्लू पार्ट, ये क्या है, मेरा वेस्टेज है, ये मेरा क्या है, वेस्टेज है।
सो ये जो वेस्टेज, ये तो नॉर्मल वेस्टेज है, ये तो होगा ही, इसका कोई उपाय नहीं है। ये क्या है मेरा नॉर्मल वेस्टेज। भाई क्या इतने बड़े कपड़ों में आप अगर आप टी शर्ट मैन्युफैक्चर करोगे तो कुछ ना कुछ तो आपका वेस्टेज निकलेगा। सो नॉर्मल वेस्टेज की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल वेस्टेज तो होगा, वो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बनेगा। लेकिन बात हो रही है एबनॉर्मल वेस्टेज की, जहाँ पे मान लीजिए पूरा ही कपड़ा खराब हो जाता है, मान लीजिए पूरा ही कपड़ा खराब हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, abnormal wastage. So abnormal wastage will not become the part of my cost of inventory. ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पे, क्या क्या एक्सक्लूड करना है फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सबसे पहले एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, यहाँ पे जैसे इस केस में हमने देखा कि नॉर्मली कपड़ा अगर जो है कि इतना कपड़ा तो खराब होगा ही होगा, तो वो क्या है नॉर्मल वेस्टेज, वो अलाउड है, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बनेगा। लेकिन जो एबनॉर्मल अमाउंट है, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेज है, वो आपका पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री नहीं बनेगा। ठीक है, फिर आते हैं वेस्टेड लेबर पे। अब सर वेस्टेड लेबर क्या होते हैं, सपोज आपके फैक्ट्री में 100 वर्कर्स, ठीक, आपके फैक्ट्री में 100 वर्कर्स हैं, हु वर्क्स एट अ 8 आवर्स पर डे, जो 8 आवर्स पर डे काम करते हैं। तो एक दिन में कितने घंटे काम होता है आपके यहाँ, 100 इंटू 800, 800 आवर्स। ठीक है, दिस इज द टाइम दे टुक ईच डे। अब समझना, मैंने आपसे बोला दे मतलब ऑल 100 वर्कर्स बेंट ऑन स्ट्राइक, बेंट ऑन स्ट्राइक फॉर 2 डेज। ठीक है, आपके वर्कर्स आप पे गुस्सा हो गए हैं, 2 दिन के लिए स्ट्राइक पे चले गए। ठीक है, तो एक दिन में अगर 800 आवर्स काम करते हैं और 2 दिन वो स्ट्राइक पे थे, तो कितने आवर्स का आपको काम नहीं हुआ, 1600 आवर्स, 1600 आवर्स का आपके पास काम नहीं हुआ। ये क्या है, ये क्या है, ये है एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ लेबर। ये क्या है, एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ लेबर, क्योंकि उन लेबर ने तो काम नहीं किया। ये क्या है, एबनॉर्मल वेस्टेज। तो इसका क्या कॉस्ट जो भी होगी, जितनी भी सैलरी होगी इन 2 दिन की, क्या वो मेरा पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ये एबनॉर्मल वेस्टेज है। लेकिन मान लीजिए यही लेबर आपकी, यही वर्कर आपके लंच करते हैं, ठीक है, देन सूसू ब्रेक लेते हैं, ठीक है, तो अगर क्या ये नॉर्मल वेस्टेज है, एबनॉर्मल वेस्टेज है, ये नॉर्मल वेस्टेज है। क्यों, क्योंकि भाई लंच तो करेंगे, नेचर कॉल आएगा तो वॉशरूम तो जाएंगे, तो ये क्या है आपका नेचुरल वेस्टेज है, तो ये आपका पार्ट ऑफ कॉस्ट बनेगा। लेकिन जितने भी एबनॉर्मल वेस्टेज होंगे ये आपका पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ नहीं बनेगा। इसी तरह से मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में वर्कर हैं, काम भी कर रहे हैं, स्ट्राइक पे भी नहीं गए, लेकिन फैक्ट्री में लाइट ही नहीं है, पावर ही नहीं है, 2 दिन से लाइट नहीं है, 1 दिन लाइट नहीं है। सो उस समय जो लेबर आइडल बैठेगी, जो काम नहीं कर रही होगी, उस समय जो लेबर आइडल बैठेगी, काम नहीं कर रही होगी, सो वो जो लेबर वेस्टेज हो रहा है, वो जो सैलरी वेस्ट हो रही है, वो क्या है, एबनॉर्मल वेस्टेज, नॉट अ नॉर्मल वेस्टेज। तो वो भी आपका पार्ट ऑफ इन्वेंट्री नहीं बनेगा। तो क्या क्या नहीं बनेगा पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर और अदर प्रोडक्शन ओवरहेड। जैसे सपोज पावर है, बहुत ज्यादा पावर यूज हो गई है बिकॉज ऑफ सम फॉल्ट, तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है फॉर फॉल्ट, वो क्या है, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेज। ठीक है, मान लीजिए आपने बहुत बड़ी फैक्ट्री किराए पे ली है और उसका आपने प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं और बेमतलब का रेंट दे रहे हैं या बेमतलब का रेनोवेशन कर रहे हैं, तो जितनी भी कॉस्ट आप इनकम कर रहे हैं विच आर एबनॉर्मल विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, तो जितना भी एबनॉर्मल है वो इंक्लूड नहीं होगा। सर पेपर में कैसे पता चलेगा कौन सा नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, बेटा आएगा ना, क्वेश्चन खुद बताएगा कि दिस इज द एबनॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि नॉर्मल नॉर्मल ऐड कर देंगे और एबनॉर्मल पूरा लेस कर देंगे। ठीक है, तो एबनॉर्मल को इंक्लूड नहीं करना है। तो पेपर में सब कुछ देगा, क्योंकि आप सोचो ना, आप क्लास 12 के बाद सीधे सीपीडी या सीए फाउंडेशन के लिए आए, सो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि कैसे निकालेंगे, वो तो अभी बताएगा, सी इंटर में तो एक्सपेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें बिल्कुल बेसिक है, आपको समझते हुए चलना है। तो क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में, पहला ओ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ मटेरियल, लेबर या अदर प्रोडक्शन ओवरहेड। देन आते हैं पॉइंट नंबर 2, स्टोरेज कॉस्ट। क्या बोल रहा है, स्टोरेज कॉस्ट, लेकिन मेन फैक्टर क्या है इसमें, अनलेस, इसको अंडरलाइन करिएगा, अनलेस दोस कॉस्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू द फर्दर प्रोडक्शन स्टेज, अंटिल द स्टोरेज इज रिक्वायर्ड, वो स्टोरेज कॉस्ट भी इंकर नहीं होनी चाहिए। सपोज मैंने टी शर्ट परचेज की है, कहाँ से,
दिल्ली से, ठीक है। कहाँ लेकर आया हूँ, रायपुर। अब रायपुर में टी शर्ट लाने के बाद ये कहाँ रखी है, मेरी गोडाउन में, ठीक है। कहाँ रखी है, मेरे गोडाउन में। गोडाउन का मैं क्या पे करता हूँ, रेंट। सो will that rent become the cost of my inventory? No, will not become the cost of inventory because ये रेंट क्या है, ये रेंट है मेरा स्टोरेज कॉस्ट। ये रेंट क्या है, मेरा स्टोरेज कॉस्ट। भाई टी शर्ट अगर मैन्युफैक्चर हो चुकी है और रेडी टू सेल है तो मैं लाकर बेच भी तो सकता हूँ, तो क्या वो मेरा पार्ट ऑफ इन्वेंटरी बनेगा, नहीं। इसलिए रेंट जो भी स्टोरेज कॉस्ट है वो क्या है, मेरा पार्ट ऑफ इन्वेंटरी नहीं है, ठीक है। इसीलिए अगर आप ध्यान देंगे तो जो रेंट होता है वो कहाँ पे शो करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है ना टी शर्ट रखना। टी शर्ट ने बोला क्या कि मुझे गोडाउन में रहना है, नहीं। टी शर्ट ने बोला क्या कि मुझे गोडाउन में नहीं रखोगे तो मैं खराब हो जाऊंगी, बोला है क्या, नहीं बोला है। तो अगर नहीं बोला है और रिक्वायरमेंट भी नहीं है उस इन्वेंटरी की, उस मटेरियल की, तो जो भी कॉस्ट इनकर होगी फॉर द फैक्टर ऑफ स्टोरेज वो आपका पार्ट ऑफ इन्वेंटरी नहीं बनेगा, वो पार्ट आपका पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी नहीं बनेगा, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है। टी शर्ट तो आप परचेज करते हैं और बेच भी सकते हैं ना, तो जितना भी रेंट होगा वो पार्ट ऑफ इन्वेंटरी नहीं बनेगा। इसलिए जो रेंट होता है हम उसको कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, इनडायरेक्ट हेड में। लेकिन सर मैं टी शर्ट में डील नहीं करता हूँ, आई डील इन द बिजनेस ऑफ आइसक्रीम। मैं क्या करता हूँ, आइसक्रीम के बिजनेस में डील करता हूँ, जहां पे मैं आइसक्रीम परचेज करता हूँ, कहाँ से, अमूल से, अमूल के प्लांट से, और कहाँ लेकर आता हूँ, अपने रायपुर की पार्लर में, है ना, आइसक्रीम पार्लर में। अब क्या आइसक्रीम को, क्या आइसक्रीम को स्टोर करना रिक्वायर्ड है या नहीं, क्या आइसक्रीम को फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रखना नेसेसरी है या नहीं, नेसेसरी है। सो जितना भी स्टोरेज कॉस्ट होगी, जितना भी रेंट या स्टोरेज कॉस्ट होगी फॉर द आइसक्रीम will become the part of your cost of inventory। क्यों, क्योंकि नेसेसरी है ना। जहां हमको देखना है कि स्टोरेज फॉर नेसेसरी है वहां तो हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन जहां पे नेसेसरी नहीं है वहां पे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसलिए टी शर्ट के लिए जो भी हमने स्टोरेज कॉस्ट इनकर करी वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन जो भी हम ऐसी आइटम्स जहाँ पे आइसक्रीम है या फिर ग्रेन्स है जहाँ पे आपको स्टोर करना ही है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका पार्ट ऑफ इन्वेंटरी बन जाएगा। तो पॉइंट क्या कहता है, आ जाओ, पॉइंट कहता है, पॉइंट नंबर 2, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सक्लूजन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। पॉइंट नंबर 2 क्या है, स्टोरेज कॉस्ट। तो स्टोरेज कॉस्ट को हमको हमको इंक्लूड नहीं करना, हमको क्या करना है, एक्सक्लूड। अनलेस, अनलेस मतलब जब तक वो स्टोरेज नेसेसरी ना हो जाए इन द प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू द फर्दर प्रोडक्शन स्टेज। जैसे आइसक्रीम आ गई है, अब आइसक्रीम में जब तक सेल नहीं करूंगा तब तक मुझे क्या रखना है, उसे रेफ्रिजरेटर में रखना है, तो क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह से सपोज मैंने ग्रेन परचेज करे हैं, मैं बिस्किट मैन्युफैक्चरर हूँ, है ना, मैं बिस्किट मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने ग्रेन्स परचेज करे हैं। अब जब तक वो ग्रेन्स को मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ले जाऊंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, उन ग्रेन्स को स्टोर करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो मुझे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक मॉइस्चर लेवल पे उन्हें स्टोर करना पड़ेगा। तो वो जो स्टोरेज कॉस्ट है फॉर दैट ग्रीन, वो क्या है, मेरे लिए नेसेसरी है, तो क्या हो जाएगा, वो मेरे पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी बनेगा। लेकिन कोई ऐसी चीज है जैसे टी शर्ट मुझे स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो मेरा पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए देन आते हैं पॉइंट नंबर 3, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। क्या बोला है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दैट डू नॉट, 1 मिनट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग द इन्वेंटरी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। क्या बोला सर, ध्यान रखो क्या वो है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सपोज मेरा शोरूम है, किस चीज का शोरूम है, आप तो जानते ही, मैं टी शर्ट का बहुत बड़ा रिटेल शोरूम है मेरा, ठीक है, शोरूम फॉर टी शर्ट। अब मैं क्या करता हूँ, कहाँ पे है मेरा शोरूम, आप तो जानते ही ये है रायपुर में, और कहाँ से परचेज करता हूँ, दिल्ली से, ठीक है। अब मैंने अपने रायपुर शोरूम में एक सेल्स पर्सन रखा है, ठीक, या मान लो मैंने 2 सेल्स पर्सन रखे हैं, एक है मेल, एक है
फीमेल, एक का नाम है रमेश, एक का नाम है रमिका। ठीक है, मैंने 2 सेल्स पर्सन रखे हैं। रमेश की सैलरी है 12,000 और रमिका की सैलरी है 15,000। ठीक, क्योंकि वो दूर से आती है। अब ये जो मेरी कॉस्ट है ऑफ ₹27,000, विल दैट बिकम द पार्ट ऑफ माय कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी? नो, ये क्या है मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ये जो मेरी कॉस्ट है, ये कौन सी कॉस्ट है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो ये मेरा पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा उस पे आते हैं। क्योंकि सपोज जो मैंने टी शर्ट परचेज की है, जो मैं टी शर्ट सेल कर रहा हूँ, क्या मेरी टी शर्ट ये चाहती है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्सपेंस हो तभी मैं बिकूंगी? क्या ये मेरी टी शर्ट की रिक्वायरमेंट है? क्या टी शर्ट नहीं बेच सकती है सेल्स पर्सन के अलावा? क्या मैं टी शर्ट खुद से नहीं बेच सकता हूँ? क्या ये रिक्वायरमेंट है? ये रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए ये सारे खर्चे कहाँ जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में। इसलिए ध्यान रखना, सैलरीज को हम कहाँ लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं, क्यों? क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करती है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। तो जितने भी खर्चे ऐसे खर्चे हैं विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग द इन्वेंटरी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, जितने भी इस तरह के एडमिन ओवरहेड होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होंगे, उन्हें हम अपना पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। उसे हम अपना पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड नहीं होंगी। आते हैं पॉइंट में, क्या लिखा है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट, दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट। अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इंक्लूड होंगे। दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग द इन्वेंटरी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। तो ये सारे आपके पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी नहीं बनेंगे। लेकिन सपोज समझो मैं दिल्ली से परचेज करता हूँ, कहाँ के लिए? रायपुर के लिए। तो जितनी बार परचेज करूंगा क्या मैं खुद जाऊंगा? नहीं। तो हो सकता है मेरे यहाँ से एक लड़का जाता है जो साथ में वो गुड्स लेकर आता है, जिसका नाम है छोटू। तो छोटू के आने जाने का जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी एक्सपेंस होगा फॉर ब्रिंगिंग इन्वेंटरी टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, सो ये क्या बनेगा मेरा पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। दिस विल बिकम द पार्ट ऑफ माय कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। क्यों? क्योंकि ये नेसेसरी है। लेकिन अगर वो छोटू दिल्ली से रायपुर गुड्स नहीं लाता है और सिर्फ रायपुर के शोरूम में बैठता है और फोन पे बात करता है और सेल करता है या जो भी करता है, तो वो मेरा पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी नहीं बनेगा, क्योंकि वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसी तरह से अगर मान लो मैंने अपने शोरूम में गार्ड रखा है जो गेट के बाहर बैठता है, गार्ड करता है कि कोई सामान बिना पैसे दिए है चोरी करके तो नहीं ले जा रहा है, तो क्या उस गार्ड की सैलरी भी मेरा पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर वही गार्ड, मान लीजिए मैं ज्वेलरी परचेज करता हूँ, मैं ज्वेलर हूँ और मैं ज्वेलरी परचेज करता हूँ इंडिया के बाहर या इंडिया के ही अदर देन माई सिटी, सो वो गार्ड अगर मेरे लिए गुड्स लेकर आता है, तो वो नेसेसरी हो जाता है टू ब्रिंगिंग द इन्वेंटरी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन, तब तो उसकी सैलरी में उसमें ऐड करूंगा। लेकिन जो ऐसी चीजें हैं, जो ऐसे एडमिन ओवरहेड है जो मेरे पार्ट नहीं है, वो मैं ऐड नहीं करूंगा। सपोज मैंने अपने शोरूम में एसी इंस्टॉल किया है जिसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है हर महीने 5,000 रुपए, तो क्या जरूरी है? टी शर्ट बोल रही है कि भाई मैं बिना एसी के नहीं रह सकती हूँ, मुझे तो एसी चाहिए ही चाहिए, नहीं कह रही है ना। तो एसी वो कंडीशन नहीं लगा रही है, तो आपको ये नहीं लगाना है। लेकिन आइसक्रीम के लिए, आइसक्रीम के लिए मुझे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो भी कंडीशन होगी, जो भी कॉस्ट होगी, विल बिकम द पार्ट ऑफ माय कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। समझ में आ रहा है? जो जो नेसेसरी है, चाहे वो एबनॉर्मल वेस्टेज जो नेसेसरी है तो हम इंक्लूड कर रहे हैं, एबनॉर्मल वेस्टेज हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से स्टोरेज कॉस्ट अगर नेसेसरी है तो हम इंक्लूड करेंगे, अगर नेसेसरी नहीं है तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अगर नेसेसरी है तो हम इंक्लूड करेंगे, नेसेसरी नहीं है तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमने पढ़े। फिर हमको पढ़ना है लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सपोज मैं अपनी टी शर्ट को एडवर्टाइज करता हूँ, कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो ये क्या हो गई मेरी सेलिंग कॉस्ट, ये क्या हो गई मेरी सेलिंग कॉस्ट। ठीक, और मैं इसी टी शर्ट को जब कोई ऑर्डर प्लेस करता है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको पार्सल करता हूँ और कोरियर के थ्रू डिस्पैच करता हूँ टू द कस्टमर। किसको देता हूँ? कस्टमर को। ठीक, सो ये जो कोरियर और पार्सल का एक्सपेंस है, ये कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा मेरा? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा?
डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। देखो ऐड जो कर रहा हूँ, जो भी मैं एडवर्टाइजमेंट रन कर रहा हूँ, जो भी मैं सेलिंग के लिए सेल्समैन को पैसे दे रहा हूँ, वो क्या है मेरी सेलिंग कॉस्ट। फिर उसके बाद जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो जाता है और मैं अगर गुड्स को पहुंचाने की जो भी कॉस्ट है, जो भी मेरी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, सो वो दोनों क्या है मेरी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इन्वेंट्री नहीं बोल रही है, आपकी टी शर्ट नहीं बोल रही है कि इतना तो खर्च करना ही है, ये तो आप खर्च कर रहे हो, ठीक है। दिस आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। परचेज करते समय जितना भी खर्चा होगा वो इंक्लूड करेंगे, क्यों? क्योंकि उसके बिना तो गुड्स हमारे पास नहीं आएंगे। लेकिन एक बार गुड्स आपके पास आ गए, अब आप सेल कर रहे हो, जितने भी सेल करने में खर्चे होंगे वो आपके पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में पार्ट नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो आपके सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस और ये ट्रेडिंग अकाउंट में तो आते ही नहीं है। तो लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। लाते समय लाते समय कोई भी इन्वेंट्री को अपने पास लाते समय जितना भी खर्चा होगा सब इंक्लूड करेंगे, अनलेस वो नेसेसरी ना हो, है ना। जैसे अगर स्टोरेज कॉस्ट है तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हम इंक्लूड नहीं करेंगे, एब्नॉर्मल वेस्टेज हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो लाते समय जितना भी है सब इंक्लूड करेंगे, लेकिन जो एब्नॉर्मल है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और जब सेल करेंगे तो सेलिंग एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कुछ भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरा सेलिंग कॉस्ट है, ठीक है। सो कॉस्ट की हमने बात करी, तो सबसे पहले हमने कॉस्ट में देखा कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड इंक्लूड क्या क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ये सारी चीजें, तीनों चीजें इंक्लूड होंगी। फिर हमने पढ़ा क्या क्या एक्सक्लूड होगा, तो हमने पढ़ा एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर प्रोडक्शन ओवरहेड, स्टोरेज कॉस्ट ये भी एक्सक्लूड होगी। फिर एडमिन ओवरहेड दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन लाने में, ये भी हम क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। फिर हमने देखा लास्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इसे भी हमें क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। फिर इसी तरह से आपका क्या हो गया? कॉस्ट का टॉपिक खत्म हो गया कि कॉस्टिंग क्या होती है, ठीक है। एक बार रीड करेंगे, एक बार फिर डिस्कस करेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलो, सो फुल स्क्रीन मोड पे मैं कर रहा हूँ, आपको कॉस्ट की पूरी इस पेज को रीड करना है, ये बस समझना है, देन वी ओनली वी विल प्रोसीड, ठीक है। चलो रीड करो। ठीक है, तो आई होप आपने रीड कर लिया है। हम क्या पढ़ रहे हैं आज? हम पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है। जहाँ पे हमने पढ़ा इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट अ लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनआरवी, है ना। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, इस पे हम वैल्यू करेंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा। फिर आपने पूछा कि सर हमें तो कुछ नहीं पता, कॉस्ट क्या होती है, एनआरवी क्या होती है। तो अभी तक हमने डिस्कस करा व्हाट इज कॉस्ट, कॉस्ट का पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमें क्या डिस्कस करना है कि व्हाट इज एनआरवी। तो अब हम डिस्कस करेंगे एनआरवी क्या होती है। कॉस्ट में आप क्लियर है, कॉस्ट क्या क्या इंक्लूड करेगी, क्या क्या इंक्लूड नहीं करेगी। इसका रीजन भी पता है कि जो भी चीजें जरूरी है भाई वो तो हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन जो भी चीजें अननेसेसरी है और रिक्वायर्ड नहीं है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। चलिए अब आते हैं एनआरबी पे। सबसे पहले व्हाट इज एनआरबी, ठीक है। एक बार रीड करेंगे, देन आई एक्सप्लेन ऑल दिस टू यू। एनआरबी, एनआरबी का फुल फॉर्म क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। दिस इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस the estimated cost of completion and the estimated cost necessary to make the sale, ठीक। what is NRV? NRV is the estimated selling price minus the estimated cost of completion and the estimated cost of necessary to make the sale, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ
सबसे पहले टर्म क्या है, एनआरबी। एनआरबी का फुल फॉर्म क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक, जब भी ध्यान रखना, जब भी वर्ड आएगा नेट, नेट मीन्स ये किसी चीज का लेस है, मतलब ग्रॉस माइनस समथिंग बिकम्स द नेट, यही होता है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं और इनडायरेक्ट इनकम को ऐड अप करते हैं, तो क्या बनता है, नेट प्रॉफिट, है ना, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ फिर नेट प्रॉफिट होता है। इसी तरह से किसी भी चीज की ग्रॉस निकलती है फिर नेट वैल्यू निकलती है, तो किसी भी ग्रॉस में से अगर कुछ चीज हम माइनस करते हैं, किस चीज को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो क्या निकलता है, नेट। क्या निकलता है, नेट। सो ग्रॉस माइनस समथिंग बिकम्स द नेट। सो व्हाट इज एनआरबी, एनआरबी इज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो किस चीज का नेट है, रियलाइजेबल वैल्यू का। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक चीज होगी ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू माइनस समथिंग इज इक्वल्स टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या मैं सही हूं, हाँ। मैंने आपसे क्या बोला कि किसी भी चीज में से कुछ माइनस होता है तो क्या बनता है, नेट। सो अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू की हम बात कर रहे हैं तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगी, ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू माइनस समथिंग। क्या होगा, ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू माइनस समथिंग। अब हमें उस समथिंग के बारे में बात करनी है, इसी के साथ हम बात करेंगे कि व्हाट इज ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, समझो। मेरे पास टी शर्ट्स हैं, ठीक है, विच ऐसा कॉस्ट ऑफ रुपीज, जिस ऐसा कॉस्ट ऑफ रुपीज 500। ठीक, ये तो मेरी परचेज प्राइस, मैंने दिल्ली से परचेज करके अपने रायपुर के शोरूम में लाया हूँ, तो कॉस्ट क्या है, 500। लेकिन अब मैं जब देख रहा हूँ ये टी शर्ट पुरानी हो गई है, इसका पैटर्न चेंज हो गया है, अब कोई इसे खरीदना नहीं चाहता है। ठीक, और मैंने मार्केट में एक रिसर्च करी कि ये टी शर्ट मेरी कितने में सेल होगी, टी शर्ट मेरी कितने में सेल होगी, तो मुझे पता चला कि भाई साहब इसकी तो ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो है सिर्फ और सिर्फ 450। मैंने कहा क्या, मतलब मैंने बोला कि मैं परचेस ही मैंने 500 में की है, मैं दिल्ली से रायपुर परचेस ही मैंने 500 में की है, और क्या ये सिर्फ 400 की बिकेगी, तो लोगों ने बोला 450 की बिकेगी, तो लोगों ने बोला हाँ, क्योंकि अब ये पैटर्न चेंज हो गया है, कोई इसे खरीदना नहीं चाहता है। तो क्या हो गई इसकी ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू, 450। ठीक, ये अभी भी क्या है, ग्रॉस। ग्रॉस माइनस समथिंग विल बिकम द नेट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, तो अब आते हैं समथिंग पे। ये जो टी शर्ट्स हैं ये क्या है, फिनिश सूट्स हैं, ये तो बनी बनी टी शर्ट है। ठीक, तो अब आते हैं कि व्हाट इज द एनआरबी इन केस ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक, सबसे पहले पढ़ेंगे एनआरबी इन केस ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सो सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस माइनस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ठीक है, क्या है ये मेरी सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस माइनस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इज इक्वल टू द एनआरबी इन केस ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो समझो ये टी शर्ट कितने में बिक सकती है, 450 में। ठीक, तो ये क्या है मेरी ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू। अब इस टी शर्ट को बेचने के लिए मुझे कुछ सेलिंग एक्सपेंस करने पड़ेंगे, मुझे एडवर्टाइज करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो चाहे वो ऑफलाइन हो, मुझे कुछ कमीशन पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जितनी भी एक्सपेंसेस मैं पे कर रहा हूँ ये क्या है मेरे सेलिंग एक्सपेंस, ये क्या है मेरे सेलिंग एक्सपेंस। ठीक, तो ये क्या करूंगा, इससे लेस करूंगा, क्यों, क्योंकि 450 में टी शर्ट बिकेगी और ये खर्चे भी तो मुझे करने हैं इस टी शर्ट को बेचने के लिए। सो इसे मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा मेरी ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू से। तो सपोज 50 रुपीज मेरे इनकर होंगे फॉर ऑल दिस। ठीक है, देन अभी तो क्या हुआ, मुझे पता चलेगा कि किसको ये मैं सेल करूंगा बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, मुझे पता चलेगा किसको मैं सेल करूंगा बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। फिर मुझे देखना है कि जब मैं ये सेल करूंगा तो मुझे सेलिंग एक्सपेंस भी तो मैंने इनकर कर लिए इन केस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड कमीशन। फिर मैं देखूंगा कि मुझे ये जो टी शर्ट सेल करनी है इसके लिए मुझे क्या पे करना पड़ेगा, कैरीज आउटवर्ड्स, क्योंकि मुझे गुड्स पहुंचाने पड़ेंगे सामने वाले के पास। ठीक, तो ये क्या हो गया मेरा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, है ना, मैं ऑटो करूंगा और टेम्पू करूंगा, उस पे गुड्स लोड करूंगा फिर मैं उसको सेल करूंगा। तो ये जो खर्चे हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस,
उसके पास तक पहुंचाने के, वो भी क्या बनेंगे मेरा पार्ट ऑफ, वो भी क्या करूंगा मैं इससे लेस करूंगा। सपोज 100 रुपीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अब मैंने अगर इसे लेस किया तो मेरी वैल्यू क्या आई 300। सो 300 इज योर नेट realizable value। 300 is your net realizable value। so क्या बना एनआरवी, ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू या सेलिंग प्राइस 450 माइनस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑफ 50 रुपीज माइनस सेलिंग एक्सपेंस ऑफ 50 रुपीज माइनस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑफ 100। ये दोनों चीजें माइनस करी तो ये क्या बना मेरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और अगर मैं पूछूं कि ये जो 450 है ये क्या है ग्रॉस, और ये 300 है ये क्या है नेट, सो ये दोनों मेरे क्या हो गए समथिंग, यही होगा समथिंग। और ये समथिंग हमने कहाँ पढ़ा, अगर नोट्स में आते हैं तो एनआरबी इन केस ऑफ फिनिश्ड गुड्स सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंस माइनस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो ये क्या हुआ मेरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन केस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जहाँ पे टी शर्ट मैन्युफैक्चर होके रखी हुई है, मैंने उस पर और कुछ काम नहीं करना है, तो मैं कैसे निकालूंगा एनआरबी, इस तरीके से निकालूंगा। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाती है आपकी ग्रॉस और ये दोनों हो जाते हैं आपके समथिंग। ठीक है, चलिए। सो आई होप आपको फिनिश्ड गुड्स में एनआरबी का सिनेरियो समझ में आ गया होगा। अब हमें पढ़ना है एनआरबी इन केस ऑफ डब्ल्यूआईपी। एनआरबी इन केस ऑफ डब्ल्यूआईपी बिल्कुल स्लाइड चेंज है, कोई मेजर चेंज नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। सेलिंग प्राइस ऊपर भी था सेलिंग प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस, ऊपर भी था सेलिंग एक्सपेंस, यहाँ भी है सेलिंग एक्सपेंस, माइनस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ऊपर भी था डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, यहाँ पे भी है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, देन अगेन माइनस further expense required to convert WIP into finished goods। further expense required to convert WIP into finished goods। सर क्या बोला समझो। अब मैं क्या बन गया हूं, अब मैं वापस से क्लास 1 वाला क्या बन गया हूं, टी शर्ट मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मैं क्या बन गया हूं, टी शर्ट मैन्युफैक्चरर। मेरे पास 1000 पीसेस ऑफ WIP है, किस चीज की, टी शर्ट की। ठीक है, जो सेमी कंप्लीटेड है, मतलब 100% कंप्लीटेड नहीं है, लेकिन बहुत सारा काम उसमें हो चुका है, कुछ काम उसमें हो चुका है जो कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, मुझे पता चला कि अभी तक इस टी शर्ट को मैन्युफैक्चर करने की ही कॉस्ट मेरी आ गई है ऑफ ₹200 पर पीस। ठीक, ऑफ ₹200 पर पीस या आर्टिकल। फिर मैंने पूछा कि इसकी एनआरबी क्या होगी, मैंने आपसे पूछा कि इसकी एनआरबी क्या होगी, तो आपने क्या किया, मुझे उठा के ये वाला फॉर्मूला दे दिया कि सर एनआरबी होगी ये दिस एंड दिस माइनस माइनस करते हो तो एनआरबी आई। मैंने बोला मुझे नहीं समझता भाई ये सब, मैंने बोला मुझे नहीं समझता ये सब, मुझे एनआरबी निकाल के दो। तो मुझे पता चला कि इसकी 1 मिनट, मुझे पता चला कि इसकी जो ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू है, मुझे पता चला कि इस टी शर्ट की ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो है ₹250। ठीक है, अभी तक 200 इनकर हुआ है और अभी भी सेमी फिनिश्ड है ना, अभी भी क्या है WIP पूरी तरह तो कंप्लीट नहीं हुई है। तो मुझे पता चला कि इसकी ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू है 250। अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ भाई, मैं आधी अधूरी टी शर्ट तो नहीं बेचूंगा कि भाई ये टी शर्ट है बिना कॉलर की इसको ले लो, नहीं ऐसा नहीं होगा, मुझे तो कंप्लीट ही करनी पड़ेगी। तो कंप्लीट करने के बाद इसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है 250। ठीक, फिर मैंने आपसे बोला ओके अब इसकी मुझे ये बता दो सेलिंग एक्सपेंस क्या होंगे, है ना, जो भी एडवर्टाइजमेंट है। तो मुझे पता चला कि सेलिंग एक्सपेंस इसमें भी कितने होंगे 50 रुपीज। ठीक, मैंने कहा ओके चलेगा मुझे। फिर मैंने आपसे बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्या होंगे, मुझे ये टी शर्ट जब बेचूंगा तो मुझे पहुंचाने की कॉस्ट कितनी पहुंचेगी, है ना, मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो मैं यहाँ से जब सेलिंग पॉइंट तक ले जाऊंगा तो मुझे कितना पैसा लगेगा। तो मुझे पता चला कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लगेंगे अप्रोक्स ₹50 ओनली। ठीक है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन गया, ये मेरा समथिंग बन गया। पर इस कॉन्सेप्ट में जहां WIP की बात होती है, यहाँ पे एनआरबी निकालने के लिए समय मुझे एक एडिशनल चीज को सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है, दैट इज फर्दर एक्सपेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट WIP इनटू द फिनिश्ड गुड्स। मतलब क्या हुआ, आपने मुझसे बोला कि सर ये जो टी शर्ट है ना ये पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, इसमें कॉलर नहीं लगी, कुछ में बटन्स नहीं लगी हैं, कुछ में अभी और अच्छे से स्टिचिंग नहीं हुई, तो इसे कंप्लीट करना पड़ेगा, आधी अधूरी कोई टी शर्ट नहीं खरीदेगा। सो मुझे फर्दर कंप्लीट करना पड़ेगा, और वो फर्दर कंप्लीशन कॉस्ट जो होगी, जो फर्दर
कंप्लीशन कॉस्ट जो होगी मेरी टी शर्ट को कंप्लीट करने की, वो है सपोज ₹80। ठीक है, वो है सपोज ₹80। तब जाके निकलेगा मेरा एनआरवी, तब जाके निकलेगा मेरा एनआरवी। सो उठाओ कैलकुलेटर करो, 250 माइनस 50 माइनस 50 माइनस 80, दैट कम्स टू टोटल ऑफ 70, that comes to the total of 70. So 70 is my NRV even though my cost is 200. So 70 will be the NRV of this inventory. ठीक, तो ये क्या हो गया मेरा ग्रॉस, ये क्या हो गया मेरा नेट, और ये तीनों आइटम क्या हो गए समथिंग, जो मुझे माइनस करना है ग्रॉस में से, जो मुझे माइनस करना है ग्रॉस में से। ठीक, सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ एनआरवी इन केस ऑफ WIP गुड्स, इन केस ऑफ WIP ऑफ गुड्स। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा एनआरबी क्या होती है। एनआरबी होती है भाई जो मिल रहा है वो एनआरबी, मतलब जितना मिल जाए। मैंने बोला कि ये कैलकुलेटर मैंने परचेज किया था फॉर ₹1000, ठीक, लेकिन सामने वाले ने बोला कि भाई 200 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे, 200 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो क्या हुआ मेरा एनआरबी 200 रुपए, क्यों? क्योंकि वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है कि होगा भाई 1000 का कभी परचेज किया होगा, लेकिन आज इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी इन्वेंटरी को वैल्यू करना पड़ेगा इन लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, जो भी कम होगा उस पर वैल्यू करना पड़ेगा। तो कॉस्ट तो हमने पढ़ लिया, कैसे कॉस्ट हम इंक्लूड करते हैं, क्या हम कॉस्ट में एक्सक्लूड करेंगे। फिर हमने बात की एनआरवी की, तो एनआरवी में पता चला कि भाई जो मिल रहा है, जो मिल रहा है वो क्या है आपकी ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू, और वो जो मिल रहा है उसको मिलने के लिए भी जितना भी खर्चा लगेगा, चाहे वो सेलिंग एक्सपेंस हो, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो, फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन हो, उसको माइनस कर दो तो क्या बनेगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या बनेगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, सो एनआरवी हमने पढ़ा अभी तक दो केसेस में, एक है फिनिश्ड गुड्स, दूसरा है WIP, यही मेजरली आपको यूज करना है। ठीक, फिर पढ़ेंगे आखिरी डब्ल्यू एनआरवी इन केस ऑफ रॉ मटेरियल। क्या पढ़ेंगे एनआरवी इन केस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, चलो आज का आखिरी टॉपिक एनआरवी इन केस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, एक मिनट, चलो। सो रॉ मटेरियल की एनआरबी क्या हो जाती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या हो जाती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या मतलब सर समझो, मैं कौन हूँ दिल्ली का टी शर्ट मैन्युफैक्चरर, मैंने फैब्रिक परचेज किया है कहाँ से पंजाब से। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिक परचेज किया है कहाँ से पंजाब से ऑफ ₹1,00,000। ठीक, तो ये जो मेरा ₹1,00,000 का फैब्रिक है ये क्या है मेरे लिए रॉ मटेरियल, ये क्या है मेरे लिए रॉ मटेरियल। अभी मैंने इसमें कोई काम ही चालू नहीं किया, अभी मैंने इसमें कुछ काम चालू नहीं किया। ठीक, अब समझना, मैंने ये फैब्रिक परचेज किया ₹1,00,000 का। ठीक, अब मुझे ये जो मैंने फैब्रिक परचेज किया, मुझे इस फैब्रिक में टी शर्ट नहीं बनाना, मुझे इस फैब्रिक में टी शर्ट नहीं बनाना। ठीक, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा पंजाब वाले के पास, मैं बोलूंगा पंजाब वाले के पास कि पाजी कैन यू प्लीज रिटर्न दिस फैब्रिक। मैं बोलूंगा पाजी कैन यू प्लीज रिटर्न दिस फैब्रिक विच इज माई रॉ मटेरियल, कैन यू प्लीज रिटर्न। तो बोलेगा ऑफ कोर्स आई कैन रिटर्न। तो मैं बोलूंगा ओके 1,00,000 का फैब्रिक मैं रिटर्न कर रहा हूँ, मुझे 1,00,000 का दूसरा फैब्रिक चाहिए है। ये फैब्रिक है सपोज टाइप ए और व्हाट आई रिक्वायर्ड इज फैब्रिक ऑफ टाइप बी। तो मैं बोलूंगा मुझे टाइप बी का फैब्रिक दे दो। ठीक, ₹1,00,000 का। तो पाजी बोलेगा नो 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 नो, पाजी बोलेगा नहीं, आपने परचेज किया था ₹1,00,000 में, वो अलग बात है, लेकिन अब जब मैं रिटर्न करके रिप्लेस करूंगा तो मैं आपको फैब्रिक बी रुपीज दूंगा सिर्फ 80,000 का। मैं आपको जो रिटर्न में, जो मैं रिप्लेसमेंट में जितना भी कॉस्ट का फैब्रिक दूंगा वो है सिर्फ 80,000 का। सो दिस बिकम्स 80,000 विल बिकम योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, दिस बिकम योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक, so what is the NRV in this case, the NRV will be 80,000 the replacement cost। ठीक है, so जब भी हम NRV बात करेंगे रॉ मटेरियल की, वो हो जाएगी हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक, तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इन्वेंटरी वैल्यूएशन विच इज लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनआरवी। फिर हमने कॉस्ट पढ़ा, कॉस्ट में क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। फिर हमने पढ़ा एनआरवी के बारे में कि एनआरवी क्या होती है। तो एनआरवी मींस नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मींस ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू माइनस समथिंग इज इक्वल्स टू द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फिर हमने पढ़ा था व्हाट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन केस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जहां पे हमने देखा कि ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस माइनस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस योर एनआरवी। देन हमने पढ़ा एनआरवी इन केस ऑफ WIP, जहां पे फॉर्मूला सेम है, बस एक चीज और एक्स्ट्रा सब्सट्रैक्ट होती है, जैसे ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू या सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस माइनस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस माइनस
फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग। देन एनआरबी इन केस ऑफ रॉ मटेरियल क्या होती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। चलो अब आते हैं, ये जो ग्रीन कलर से लिखा है ना प्यारा सा टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी यही बार बार एमसीक्यू में आता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब समझना क्या लिखा है इस चार्ट में, वेयर cost of inventory by product cannot be separately determined, inventory by product should be valued at NRV, should be valued at net realizable value, that is NRV। समझा नहीं समझा, चलो फिर से रीड करो, where cost of inventory by product cannot be मतलब जहां पे cannot be सेपरेटली डिटरमाइन, जहां हम सेपरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इन्वेंटरी बाय प्रोडक्ट शुड बी वैल्यूड एट एनआरबी, एट नॉट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो हमने एनआरबी पढ़ा फिनिश्ड गुड्स का, हमने पढ़ा डब्ल्यूआईपी का, फिर हमने पढ़ा रॉ मटेरियल का, अब हमें पढ़ना है बाय प्रोडक्ट का। ठीक, छोटा सा डिस्कशन करेंगे लेकिन अच्छा जानकारी का डिस्कशन करेंगे। समझो व्हाट इज बाय प्रोडक्ट, व्हाट इज बाय प्रोडक्ट, सबसे पहला सवाल तो यही होना चाहिए कि बाय प्रोडक्ट क्या होता है, तब तो हम जाके देखेंगे कि इसको एनआरपी में वैल्यू करना है या कॉस्ट में। व्हाट इज बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट इज when you manufacture something, when you manufacture या when you process something and something else come out, when you do something and something else come out, that something else is your by product। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं क्या करता हूं, फार्मिंग करता हूं। ठीक, फार्मिंग करता हूँ, क्या उगा रहा हूँ, गेहूं, गेहूं मतलब वीट, मैं गेहूं उगा रहा हूँ। ठीक, मैंने दाने दिए, पानी दिया, रोपा आया, फिर उसके बाद गेहूं फला। गेहूं फलने के बाद गेहूं को मैंने काट लिया, कल्टीवेट कर लिया, तो मेरे पास जो बचा उसे हम क्या बोलते हैं, चारा, या फिर अगर आप एमपी या छत्तीसगढ़ साइड से तो उसे क्या बोलते हैं, भूसा। ठीक, तो मैंने उगा क्या रहा था, मैं उगा रहा था गेहूं, और मैंने उगाया, मैंने कल्टीवेट भी किया, पर मेरा एट एंड क्या बच गया, चारा या भूसा। तो क्या मैं चारा भूसा चाह रहा था, क्या नहीं चाहता था, मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं चारा उगाऊं, मैं भूसे की खेती करूं, नहीं, लेकिन ये हुआ। सो दिस इज योर बाय प्रोडक्ट, दिस इज योर बाय प्रोडक्ट। ठीक, जो खेती किसानी वाले हैं वो तो समझेंगे। अब आते हैं उन बच्चों पे जो कुछ नहीं समझते खेती के बारे में, मतलब वो समझते हैं लेकिन खेती के बारे में नहीं समझते। समझो, आपने पढ़ा होगा क्रूड ऑयल क्लास 8 9th में, है ना, कौन सा रिसोर्स है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ठीक, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल से हम क्या बनाते हैं, एट द एंड हम बनाते हैं टरबाइन फ्यूल। ठीक है, या हम बोलते हैं एयर फ्यूल, जो एरोप्लेन में यूज होता है। ठीक, अब समझना, क्रूड ऑयल जब सबसे पहले एक्सट्रैक्ट होता है, जब क्रूड ऑयल सबसे पहले एक्सट्रैक्ट होता है, तो सबसे पहले क्या निकलती है उसमें से, गैसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल गैसेस, विच इज एलपीजी, सीएनजी एंड अदर गैसेस। ठीक, जब हम क्रूड ऑयल सबसे पहले प्रोसेस करते हैं, जब सबसे पहले हम उसको प्रोसेस करते हैं, सबसे पहले क्या निकलती है, गैसेस। देन क्या निकलता है, ग्रीस। ठीक, देन क्या निकलता है, ग्रीस। देन क्या निकलता है, केरोसिन। फिर क्या निकलता है, केरोसिन। फिर फर्दर प्रोसेस करते हैं तो क्या निकलता है, डीजल। क्या निकलता है, डीजल। फिर और प्रोसेस करते हैं तो क्या निकलता है, पेट्रोल। क्या निकलेगा, पेट्रोल। ठीक, तो जब क्रूड ऑयल को पहली बार प्रोसेस करेंगे तो क्या निकलेगा, ग्रीस। फिर क्या निकले, पहले सबसे पहले प्रोसेस करके क्या निकलेगा, गैसेस, फिर निकलेगा ग्रीस, फिर निकलेगा केरोसिन, फिर निकलेगा डीजल, फिर निकलेगा पेट्रोल, फिर लास्ट में क्या निकलेगा, एयर फ्यूल। सो अगर आपको क्रूड ऑयल से एयर फ्यूल बनाना है तो ये सारी चीजें जो भी आपकी निकलेगी, क्या हम ऐसे बोल सकता हूँ, दिस इज द बाय प्रोडक्ट, दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ एयर फ्यूल। क्या मैं आपको बोल सकता हूँ दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ एयर फ्यूल, जो अनइंटेंशनली बन रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं पेट्रोल निकालूं, मैं डीजल निकालूं, मैं केरोसिन निकालूं, मैं ग्रीस निकालूं, मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई क्रूड ऑयल से सीधे मेरा एयर फ्यूल बन जाए, जो मैं एयरप्लेन्स में यूज कर पाऊँ। तो ऐसा नहीं होता है, क्या निकलेगी, मेरी ये सारी चीजें निकलेंगी, विच इज माय बाय प्रोडक्ट। ठीक, तो अगर इस बाय प्रोडक्ट को आप वैल्यू कर सकते हो। ठीक, अब मेरे पास दो बाय प्रोडक्ट हो गए, कौन कौन से, मेरे पास आपके इस केस में दो बाय प्रोडक्ट हो गए, एक है आपके पास पेट्रोल और डीजल एक्सेट्रा। ठीक, एक तो हो गया आपका ये, और दूसरा पहला केस हमने जहां पढ़ा था, जहां पे क्या निकला,
भूसा या चारा, जहाँ पे क्या निकला, भूसा और चारा। तो मेरे पास अभी दो तरीके के बाय प्रोडक्ट है, एक है पेट्रोल डीजल, एक है भूसा और चारा। क्या मैं इसकी कॉस्ट डिटरमाइन कर सकता हूँ? क्या मैं इसकी कॉस्ट डिटरमाइन कर सकता हूँ? यस, मैं इसकी कॉस्ट डिटरमाइन कर सकता हूँ। फिर मैं आता हूँ भूसे और चारे की। मैंने पूछा किसान से, किसान भाई क्या आप इस भूसे और चारे की कॉस्ट डिटरमाइन कर सकते हो? तो वो बोलेगा नहीं बाबूजी, हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक, तो जहां पे कॉस्ट डिटरमाइन हो सकती है उस पे मैं किस चीज पे वैल्यू करूंगा? अपनी इन्वेंट्री को एट अ कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट, एट अ कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या है? पेट्रोल या डीजल। फिर जहां पे लेकिन मैं कॉस्ट को डिटरमाइन नहीं कर सकता हूँ वहां पे ये किस चीज पे वैल्यू होगी? एट एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट, एट एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट। मतलब जितने में मेरा भूसा बिक जाएगा, जितने में मेरा भूसा चारा बिक जाएगा, मैं उतने पे ही इसको वैल्यू करूंगा, मैं उतने पे ही इसको वैल्यू करूंगा। ठीक, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट। क्या है? where cost of inventory by product cannot be, मतलब cannot be separately determined, यहाँ पे cost separately determine नहीं कर सकते हैं, वहां पे inventory by product should be valued at a lower of NR, should be valued at net realizable value, है ना? तो जहाँ पे भूसा है, भूसे की मैं कॉस्ट डिटरमाइन नहीं कर सकता हूँ सेपरेटली, तो मैंने क्या किया, एनआरबी पे वैल्यू कर दिया। लेकिन पेट्रोल डीजल के केस में मैं क्या कर सकता हूँ? कॉस्ट डिटरमाइन कर सकता हूँ, इसलिए पेट्रोल कॉस्ट एक बैरल की कॉस्ट पे आपको मिलता है। ठीक है, तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर द इन्वेंटरी बाय प्रोडक्ट। ठीक है, चलो तो आज हमने क्या पढ़ा? इन्वेंटरी वैल्यूएशन। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सपोज मैं बहुत सारी इन्वेंटरी मेंटेन करता हूँ अपनी दुकान में। ठीक, पी क्यू आर एस टी। ठीक, जिनकी कॉस्ट है मेरे पास, जिनकी एनआरवी है, और मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है? वैल्यू। ठीक, दिस इज द क्वेश्चन। पेपर में आएगा क्या सर? इतना आसान नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे नहीं हो, है ना, सीए के स्टूडेंट हो, तो इतना आसान तो नहीं आएगा। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सपोज पी, पी की कॉस्ट है 500, क्यू की कॉस्ट है 400, आर की कॉस्ट है 700, एस की कॉस्ट है 900 और टी की कॉस्ट है 250। ठीक, चलो ये क्या हो गई? कॉस्ट हो गई इन सारी इन्वेंटरीज की लाइन की, पी क्यू आर एस टी। फिर आते हैं एनआरबी पे। अगर मैं आता हूँ एनआरबी पे, तो पी के एनआरबी है सपोज 450, क्यू की एनआरबी है 650, आर के एनआरबी है 750, एस के एनआरबी है 800 और टी के एनआरबी है 150। ठीक, ये क्या हो गया आपका? एनआरबी और कॉस्ट, ये आपको गिवन है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय इन्वेंटरी, तो आप बोलेंगे सर वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी इज लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनआरबी, इज वैल्यू ऑफ एनआरबी इज लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनआरबी, वैल्यू ऑफ कॉस्ट और एनआरबी। तो मैं आपसे बोलूंगा अच्छा तो बताओ, तो आप बोलेंगे सर कॉस्ट है 500 प्लस 400 प्लस 700 प्लस 900 प्लस 250, सो योर कॉस्ट, टोटल ऑफ कॉस्ट इज 200 and 750। फिर आप बोलेंगे सर एनआरबी का टोटल है 450 प्लस 650 प्लस 750 प्लस 800 प्लस 150, so the total of NRV is 200, 2800 is total of 2800। so you will say sir कॉस्ट कम है एनआरबी से, तो आप कॉस्ट पे वैल्यू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं कॉस्ट पे वैल्यू कर लूं अपनी इन्वेंट्री को? क्या मैं 200 and 750 लिख दूं, 2750 लिख दूं? क्या ये सही होगा? नहीं, ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें आइटम वाइज कॉस्ट ऑफ एनआरबी विच एवरेज लोअर देखना है। क्या बोला? हमें आइटम वाइज, हमें इन्वेंट्री लाइन बाय लाइन देखना है। ठीक है, हमें इन्वेंट्री लाइन बाय लाइन देखना है फॉर द वैल्यूएशन। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले आओ भाई पी में। पी में मैं आपसे बोलूंगा कि विच एवरेज लोअर। ठीक, पी में मैं आपसे बोलूंगा कि कॉस्ट इज 500 एनआरबी इज 450, विच एवरेज लोअर, तो आप यू विल से सर 450 इज लोअर। मैं बोलूंगा ओके 450 इज लोअर, सो मेरी पी की वैल्यूएशन है 450। देन आई विल कम टू क्यू। क्यू से पूछूंगा भाई कॉस्ट क्या है, बोलेगा 400, एनआरबी क्या है, बोलेगा 650, मैं बोलूंगा लोअर इज 400, सो 400 इज द वैल्यूएशन ऑफ माय क्यू। देन आर, आर में क्या लोअर है? 700, सो 700 इज माय वैल्यूएशन। फिर बोलूंगा एस, एस में कॉस्ट है 900, एनआरबी 800, सो विच एवरेज लोअर? एनआरबी दैट इज 800। फिर मैं बोलूंगा टी, टी में कॉस्ट कितनी है? 250, एनआरबी कितनी है? 150, तो मैं बोलूंगा एनआरबी इज
150 which is lower. So now my valuation of inventory is 450 plus 400 plus 700 plus 800 plus 150. That comes to the total of 2500. That comes to the total of 2500. So this is the my एक्चुअल वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी. इन्वेंटरी वैल्यूएशन ना आपको टोटल नहीं करना है कि आपने पी क्यू आर एस टी सबका टोटल किया कॉस्ट का फिर एनआरबी का फिर देखा लोअर क्या है. नहीं, आपको लाइन बाय लाइन चलना है. आपको लाइन बाय लाइन या आइटम वाइज चेक करना है इन्वेंटरी वैल्यूएशन में कि विच इज लोअर कॉस्ट और एनआरबी. ठीक. सो इससे आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे इन्वेंटरी वैल्यूएशन करना है. जितनी भी इन्वेंटरी होगी सबकी कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर आपको देखना है लाइन बाय लाइन, ना कि टोटल में. ठीक है. चलिए. सो आज एक बहुत अच्छा टॉपिक हमने खत्म किया है इन्वेंटरी वैल्यूएशन का. कल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से और फिर इस चैप्टर को कुछ इसमें और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको खत्म करेंगे. बड़ा चैप्टर है बेटा, आता है 10 मार्क्स के लिए लेकिन है बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एक बार पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा आगे तक के लिए. चलिए तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज की क्लास. थैंक यू.